अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे इलाकों में खुसूसन चिलास, गिजर, हुंजा नगर और गुजाल में फ्लड्स की वजह से और लैंडस्लाइड्स की वजह से और उसके साथ साथ रिसेंटली क्लाउड बर्स्ट की वजह से जितने सारे इश्यूज हुए हैं और ग्लेशियर लेक आउट बर्स्ट की वजह से जितने सारे इश्यूज हुए हैं, उन सब का कनेक्शन कहीं ना कहीं जाके क्लाइमेट चेंज के साथ मिलता है। रिसेंटली हमारे गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बयान दिया है, वो आप मुलाहिजा करें सबसे पहले। तो इसमें कुछ दोस्त जो है इसको डायरेक्ट ले जाके दियामर के वर्किंग प्लान के साथ इसको टच करते हैं और उसको रोकने के लिए एक नाकाम कैंपेन की कोशिश हो रहा है। मेरे ख्याल में ये बहुत गलत है, क्योंकि अभी आपको पता है कि स्वाद में जहाँ पे वो क्लाउड बर्स्ट हुआ है वो बिल्कुल जंगल के अंदर हुआ है। तो अल्लाह के अजाब जब आता है तो वो जंगल में भी होता है, वो मैदान में भी होता है। अब अगर लीगल तौर पे जंगल पे कम होता है तो वो उसके जंगल का ग्रोथ भी बढ़ जाता है, उससे कोई नुकसान भी नहीं होता है, उससे माहौलियाती नुकसान भी नहीं होता है। चीफ साहब कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के जो क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज हैं वो डिफोरेस्टेशन की वजह से नहीं होते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि डिफोरेस्टेशन कैसे क्लाइमेट चेंज कॉज करती है। सबसे पहले और सबसे बहुत ही आसान और सबके जुबान ज़दाम जो इशू है, वो जो सब लोग समझते हैं और हर बंदा यही कहता है, वो ये है कि दरख्तों के कटने की वजह से दरख्तों की जो जड़ें हैं वो जमीन को एंकर करके रखते हैं, जमीन को पकड़ के रखती हैं। और जब जमीन पकड़ने के लिए कोई चीज नहीं होता है, जमीन को एंकर करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो जैसे ही बारिश होती है, जैसे ही कोई तूफान आता है या फिर अर्थक्वेक की सिचुएशन होती है, तो जमीन लैंडस्लाइडिंग की सूरत में या फ्लड्स की सूरत में गिरने लग जाती है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जो दरख्त हैं वो हवा की आर्टिफिशियल जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में शामिल हो जाती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करती है फ्रेश एयर में यानी ऑक्सीजन में। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है, हवा में बढ़ जाती है, तो दरख्त ट्रीज नेचुरली उस कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं और हवा को नेचुरली क्लीन करते हैं। जितने ज्यादा दरख्त होंगे, जितने ज्यादा फॉरेस्ट होगी, फॉरेस्ट कवर्ड एरिया जितना ज्यादा होगा, इतने ही हमारे एयर के क्लीन रहने के चांसेस इतने ज्यादा होते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हम उसको कम कर रहे हैं डिफोरेस्टेशन के थ्रू। तो डिफोरेस्टेशन कैसे इंपैक्ट करती है? जब डिफोरेस्टेशन हो जाती है, दरख्त कटने लग जाते हैं, तो ये जो और हमारे पास गाड़ियां बढ़ने लग जाती हैं। गिलगित में वैसे भी एनसीपी गाड़ियां होती हैं, तो वो बहुत ज्यादा हो गई हैं। जब गाड़ियां बढ़ने लग जाती हैं और उनके एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगता है, और उसके अलावा भी पूरी दुनिया के अंदर ये इशू चल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर ये प्रोसेस चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान का इशू गिलगित तक ही महदूद नहीं है। पूरी दुनिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरी दुनिया के क्लाइमेट को इम्पैक्ट कर रहा होता है। तो जैसे ही फॉरेस्ट कम होंगे, तो वो जो नेचुरल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन, ये जो प्रोसेस है, ये इम्पैक्ट होता है, ये डिस्टर्ब हो जाता है। जब ये डिस्टॉर्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती है तो क्या होता है? हवा में कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली बहुत सारी गैसों में से काफी हद तक एक लाइटर गैस है। उस लाइटर गैस का होता यह है कि उसका एक खास हुजम बनता है, हवा में एक खास एल्टीट्यूड में जाके वो एक लेयर बनाती है, और इस लेयर की खासियत ये होती है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करती है। और जैसे जैसे हीट एब्जॉर्ब करती है तो हमारी जमीन का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। जब जमीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बहुत सारे फिनोमेनन्स होते हैं, जैसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होते हैं, जैसे हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और जैसे क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन होती है, और जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है। रिसेंटली गिलगित बल्तिस्तान में चिलास के मुकाम पर, जो दियामर का एक शहर है, मेन शहर, वहां पे पाकिस्तान का सबसे ज्यादा टेम्परेचर था। गिलगित बल्तिस्तान, जहां पे पूरी पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से डिफरेंट जगहों से लोग सियाहती मकाम के तौर पे, टूरिज्म का एक अट्रैक्शन पॉइंट है, उसके लिए लोग पूरी दुनिया से आते हैं उसको देखने के लिए। लेकिन वो एक ऐसा एरिया बन चुका है अभी जहां पे पूरे पाकिस्तान का सबसे ज्यादा टेम्परेचर 48 से 52 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है 80 से लेके 90 तक का ये जो 10 साल थे, इसके दौरान फॉरेस्ट कवर लैंड जो थी 1,06,000 मुरब्बा मील थी, और अभी उसके बाद जाके वो जो ट्रीज का हुजम है, जो ट्रीज हैं, वो कम होके 1990s के ऑनवर्ड 96 तक वो कम होके 1,00,000 तक आ गया था। 6,000 जो हुजम का जो वो कम हो गया। उसके बाद जाके
2012 तक रिसर्च ये बताती है कि 53,000 ट्रीज रह गई हैं उस एरिया के अंदर, 53,000। तो अब ये एब्सोल्युटली 50% कट गया है फॉरेस्ट। वो ये कौन कर रहा है? ये नैरेटिव कर रहा है, जो नैरेटिव बताता है कि फॉरेस्ट की वजह से सैलाब नहीं आते हैं, जबकि सैलाब खुदा की तरफ से एक अजाब है, और सैलाब को हम बकरियां काट के पेश कर देते हैं, सैलाब को हम पत्थर मारते हैं, सैलाब के सामने हम कुरान सामने रखते हैं। तो ये जो हमारी मेंटालिटी है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द फ्लड्स एंड ऑफ द साइंस एंड ऑफ द प्रोसेसेस, क्लाइमेट चेंज की जो अंडरस्टैंडिंग है, ये न होने की वजह से ये सारे इश्यूज होते हैं। जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो हमारा मेन स्ट्रीम जो हमारे ऑफिसेस हैं, सबसे जिम्मेदार ऑफिसेस, उनकी तरफ से ये नैरेटिव आता है कि जो वर्किंग प्लान है, जो फॉरेस्ट को काटने का जो प्रोसेस है, वो क्लाइमेट चेंज किसी भी तरह से इम्पैक्ट नहीं करता। तो बिल्कुल करता है क्लाइमेट चेंज। ये जो प्रोसेस है, डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस, बिल्कुल क्लाइमेट चेंज कॉज करता है, और इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। मैं पिछले एक हफ्ते से ये कोशिश कर रहा हूं कि क्लाइमेट चेंज पे 2012 के बाद गवर्नमेंट का कोई डेटा मुझे मिल जाए, या फिर किसी भी किस्म का कोई ऑफिशियल डेटा, कोई रिसर्च वगैरह मिल जाए। मुझे कोई रिसर्च नहीं मिली, और सिर्फ ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की, वो, और उसके साथ AKRSP की कुछ डेटा मुझे मिला, AKRSP का, और उसके अलावा UN क्लाइमेट का थोड़ा सा डेटा मिला। उस डेटा के मुताबिक ये बताया जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान में सर्दियों में 90% से ज्यादा लोग जो नॉर्मली लकड़ी इस्तेमाल करते हैं जलाने के लिए, टिम्बर के लिए, जलाने के लिए जो लकड़ियां इस्तेमाल होती है कंस्ट्रक्शन के लिए, 90% से ज्यादा लोग फॉरेस्ट के जंगलात की लकड़ियों का सहारा लेते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में गैस की सहूलत नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान में LPG सिलेंडर की सहूलत है, और वो बहुत ही कम है। यानी पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 10% लोग ऐसे हैं जो सर्दियों में गैस का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं, 90% से ज्यादा लोग वो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। 2012 में 53,000 वो रह गए थे। 10 सालों के अंदर ये जो हुजम था 1 लाख से 53,000 पे पहुंच गया था। अभी ये 53,000 अभी तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके बाद आबादी भी बढ़ गई है, और नेशनल नैरेटिव, गिलगित बल्तिस्तान का जो रीजनल नैरेटिव है, वो भी ये बताता है कि फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन की वजह से किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। ये लेक ऑफ नॉलेज की वजह से कि फॉरेस्ट हमारे पास कितना रह गया है, ये अंडरस्टैंडिंग न होने की वजह से क्लाइमेट चेंज किस चीज की वजह से होता है, इस वजह से इस तरह के मेन स्ट्रीम नैरेटिव्स बनते हैं। और सुनने में अभी ये भी आया है कि अभी ये जो ध्यामर वर्किंग प्लान बना है, वर्किंग प्लान का मतलब ये होता है कि आपका जो फॉरेस्ट जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, उसका हुजम बढ़ जाता है, तो वो एक खास कंट्रोल्ड स्केल पे फॉरेस्ट को काटने की इजाजत दी जाती है। तो हमारे CM साहब भी यही बात कर रहे हैं कि फॉरेस्ट को कंट्रोल्ड सतह पे फॉरेस्ट को काटा जाए, तो वो हमारे उसके लिए, फॉरेस्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छा ही होता है। लेकिन हमारे पास डेटा मौजूद नहीं है। जो ये वर्किंग प्लान बनाया गया है, वो ये वर्किंग प्लान जो अप्रूव हुआ है, वो GIS बेस्ड डेटा पे नहीं हुआ है। GIS बेस्ड डेटा ये होता है कि बंदे जाते हैं, सर्वे कर लेते हैं, फॉरेस्ट का हुजम देखते हैं, ट्री काउंट करते हैं, और ये सारी रिसर्च पब्लिश हो जाती है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक और उस रिसर्च के मुताबिक फिर कोई लाएहमल तय किया जाता है कि फलाना जगह पे फॉरेस्ट की डेंसिटी ज्यादा है। जैसे थोर नाला पे अभी इजाजत दी गई है वर्किंग प्लान की, और वहां पे जैसे मैंने आपको बताया पिछले 2012 से अभी तक कोई डेटा मौजूद नहीं है। 2012 में ये जो डेटा था, 10 सालों के अंदर ये ट्रीज का जो डेंसिटी थी वो हाफ हो गई थी। अब इसी सूरत हाल पे बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी GIS की अंडरस्टैंडिंग के, अगर हम इजाजत दें वर्किंग प्लान की, काम करने की, लकड़ियां काटने की, दरख्त काटने की, तो इसकी वजह से ये सैलाब, अभी जो हालिया सूरत हाल है, और 53 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मियों में टेम्परेचर था, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अगले साल हम इससे ज्यादा की उम्मीद रखेंगे, हम इससे ज्यादा तबाही की उम्मीद रखेंगे, और हम इससे ज्यादा नुकसानात की उम्मीद रख के आगे बढ़ेंगे। एक और इशू है जो कि क्लाउड बर्स्ट नॉर्मली हम सुनते आ रहे हैं। क्लाउड बर्स्ट नॉर्मली होता है मूनसून एरियाज में। जब मूनसून एरियाज में हवा में नमी ज्यादा होती है, जब नमी ज्यादा होती है, तो क्लाउड्स में पानी का जो हुजम है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द क्लाउड्स, वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। और नॉर्मली आपने 5वीं क्लास में पढ़ा होगा, ये तो बहुत छोटा सा मजमून है, कि क्लाउड जब जमीन से ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, एक खास एल्टीट्यूड में पहुंच जाते हैं, और वहां पे टेम्परेचर गिर जाता है, टेम्परेचर कम होता है वहां पे,
तो और नमी बढ़ जाती है क्लाउड्स में, तो फिर वो क्लाउड्स पानी बन के नीचे गिरते हैं। ये प्रोसेस रेन कहलाता है। ये होता ये है कि जब जमीन से क्लाउड्स ऊपर उठते हैं और ह्यूमिड एरियाज से जो नमी ज्यादा होती है उन एरियाज से गुजरते हैं, जैसे हब्स वाले एरियाज से, बारिश के बाद जो हब्स वाला एरिया होता है, जब बादल वहां से गुजरते हैं तो उनके अंदर नमी ज्यादा बढ़ जाती है। जब नमी ज्यादा बढ़ जाती है तो एक खास अल्टीट्यूड में जब अगर ऊपर की तरफ उठते हैं या फिर सामने कोई पहाड़ आता है, ओरोग्राफी कहा जाता है उसको, जब सामने कोई पहाड़ आता है उनका रास्ता ब्लॉक होता है तो उनको डेफिनेटली ऊपर उठना पड़ता है बादलों को। जब बादल ऊपर उठते हैं तो वो अपने हुजम की वजह से, वॉल्यूम की वजह से और वेट की वजह से ऊपर नहीं उठ सकते हैं, और वो एक साथ ही सारा क्लाउड पानी बन के एक ही जगह पे किसी खास एरिया पे जरूरत से ज्यादा प्रेसिपिटेशन होती है, यानी बारिश हो जाती है। बारिश भी नहीं होती, उसको क्लाउड ब्रस्ट अगर हम कहते हैं, तो वो एक साथ ऊपर से डाउन पोर होता है, पानी सारा ऐसे गिरता है जैसे किसी जग से गिराया गया हो। तो ये जो फिनोमेनन है उसको क्लाउड ब्रस्ट कहा जाता है। गिलगित बल्तिस्तान में हम इस क्लाउड ब्रस्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। किसी हद तक केपीके में क्लाउड ब्रस्ट हो सकता है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में ऐसी सिचुएशन नहीं होती। गिलगित बल्तिस्तान में एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि नॉर्मली जितने भी ग्लॉफ्स हुए हैं वो सारा जो प्रोसेस है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से जितने भी हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल गए हैं, ग्लेशियर्स कमजोर हो गए हैं। ग्लेशियर्स में जो पिछले कई सालों से सख्त जो बर्फ थी वो सारी नरम हो चुकी है, और उसके बाद ग्लोव्स ये होते हैं कि पूरे ग्लेशियर के अंदर हल्का हल्का पानी इधर उधर से जमा होके बर्फ के अंदर ही लेक बन जाती है। और जब बर्फ कम हो जाती है, नरम हो जाती है, तो वो बर्फ फट जाती है। जब उसका नीचे रिजर्वायर आप देखें, आप अंदाजा करें, इतने बड़े बड़े हुजम की, इतने बड़े बड़े वॉल्यूम की लेक्स हैं। आपके आपके हाथ में एक प्याला है और प्याले के अंदर आपने किसी बर्तन में पानी रखा है, और जब बर्तन का जो नीचे पेंदा है वो एक साथ सारा उठ जाए तो ऊपर से वो सारी लेक जो है, जो पानी है उसके अंदर जो पानी है वो सारा नीचे गिर जाता है, एक साथ गिर जाता है। तो ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का फिनोमेनन कुछ इस तरह का है। पहाड़ के दामन में बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं और ग्लेशियर्स के बीच में पानी जो ग्लेशियर से आता है वो उससे लेक बन जाती है, झीलें बन जाती हैं। अभी गिजर में जो हालिया सूरत हाल हुई उसमें ये हुआ है कि इस तरह की 3 लेक्स हैं पैरेलल में। एक सबसे नीचे है, छोटी है, उससे ऊपर थोड़ी सी बड़ी है, सबसे ऊपर जो है वो सबसे बड़ी है। वो जो सबसे ऊपर है वो ब्रस्ट हुई है, जिसकी वजह से वो सारा जो पानी था वो नीचे गिर गया है। नीचे वाली लेक जो थी उसकी कैपेसिटी भी फुल हो गई। उसके बाद नीचे वाली लेक सबसे छोटी थी, उसकी कैपेसिटी भी फुल हुई थी, और उसके बाद जो वहां से जो पानी गुजरा है वो नीचे गिजर पहुंच गया है, उस विलेज में पहुंच गया है, और उस विलेज को पूरी तरह कंप्लीटली पूरे पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया है, पूरे पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये है प्रोसेस ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का। इसका डायरेक्ट रिलेशन है क्लाइमेट चेंज का, और क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट रिलेशन है डिफॉरेस्टेशन के साथ। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। एक और स्टैटिस्टिक्स में आपको बता दूं, जहां भी टेम्परेचर किसी भी एरिया में नॉर्मल टेम्परेचर से, वेदर का, मैं क्लाइमेट की बात नहीं कर रहा हूं, वेदर का टेम्परेचर नॉर्मल टाइम से 1 डिग्री ज्यादा बढ़ जाता है तो वहां हवा में नमी 7% ज्यादा बढ़ जाती है। जब 7% हवा में नमी ज्यादा, ये बिजनेस इनसाइडर के वो हैं स्टैटिस्टिक्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूं आपकी स्क्रीन में। जहां भी 1 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वहां पे 7% चांसेस ज्यादा होते हैं हवा में नमी के, हवा में ह्यूमिडिटी के चांसेस 7% ज्यादा होते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि हवा में नमी जब 7% ज्यादा होती है, गिलगित में जहां पे टेम्परेचर 30 से ऊपर नहीं जाता था अभी 52 है, तो ह्यूमिडिटी का लेवल भी बढ़ गया है, कितने परसेंट उधर बढ़ गया होगा। और गिलगित बल्तिस्तान में भी अब चांसेस हैं आने वाले सालों में क्लाउड ब्रस्ट के भी चांसेस हैं, और अगर अल्लाह न करे क्लाउड ब्रस्ट हुए गिलगित बल्तिस्तान में तो सारे पहाड़ हैं और पहाड़ों के अंदर दरख्त भी मौजूद नहीं है, सारी मिट्टी लेके जमीन में आ जाएगा, गाँव में आ जाएगा, शहरों में आएगा, और गिलगित बल्तिस्तान वैसे भी पहाड़ों के बीच में है, तो सारे पहाड़ों में एक क्लाउड ब्रस्ट इधर और एक इधर हो गया तो बस मेरे ख्याल से वो हमारे लिए काफी होगा। तो हमें ये समझने की जरूरत है और हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हम जो नेशनल नैरेटिव होता है, जो रीजनल नैरेटिव होता है, हमारे टॉप ऑफिस से होता है, उनको जिम्मेदारी के साथ बयानात देने की ज़रूरत है। उनको कहीं भी अपने मफादात के लिए या फिर आधी अंडरस्टैंडिंग के साथ किसी भी जगह पे किसी भी
नैरेटिव में कहीं पे भी बयानात देने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको समझने की ज़रूरत है कि ये जो फिनोमेनन है क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है और क्लाइमेट चेंज का एक सबसे बड़ी वजह डिफॉरेस्टेशन है। तो ये सारा आप लोग समझें और इसके साथ कैंपेन स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।